हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के तृतीय पाठ का अभ्यास कार्य बताने जा रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में इस पाठ को हिंदी अनुवाद के साथ समझा दिया था। आप लोगों ने इस पाठ को हिंदी अनुवाद के साथ समझ लिया होगा। तो आइए अब हम इस तृतीय पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है उच्चारणम कुरुत। इसका मतलब होता है उच्चारण कीजिए। हमें कुछ संख्यावाचक शब्द दिए गए हैं और हमें इनका उच्चारण करना है। ठीक है, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, संस्कृत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सही उच्चारण करना, क्योंकि यदि आप लोग गलत उच्चारण करोगे तो गलत ही लिखोगे। ठीक है, आप लोगों ने भी हमेशा देखा होगा अधिकतर पाठ के अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न उच्चारण करो ही आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग सही उच्चारण कर सको। ठीक है, इसी कारण से आप लोगों को क्या करना है, हमेशा पाठ को पढ़ते समय उसका सही उच्चारण करना है। सही उच्चारण करोगे तो सही लिखोगे, गलत उच्चारण करोगे तो गलत लिखोगे। ठीक है, इसलिए क्या करना है, आपको सही उच्चारण करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विंशति ही, इसका मतलब होता है 20। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ द्वाविंशति ही 22, चतुर्विंशति ही 24, पंचविंशति ही 25, अष्टाविंशति ही 28, नवविंशति ही 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, पंचाशत् 50। ठीक है, आया समझ में? देखो, विंशति ही, द्वाविंशति ही, चतुर्विंशति ही, पंचविंशति ही, अष्टाविंशति ही, नवविंशति ही, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। ठीक है, आया समझ में? अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। इसका मतलब होता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और हमें इनके उत्तर लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसका मतलब होता है किसके भवन में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। ठीक है, तो इसका उत्तर है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसका मतलब होता है श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। ठीक है, आया समझ में? हमारा प्रश्न क्या था, किसके भवन में सभी प्रकार के सुख के साधन थे? तो इसका उत्तर क्या है, श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। ठीक है, आया समझ में? अब ख में देखो, कस्य गृहे को अपि भृत्यः नास्ति। इसका मतलब होता है किसके घर में
कोई भी नौकर नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर है कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। इसका मतलब होता है कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। ठीक है, हमारा प्रश्न था किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हुआ, कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है ये कोऽपि, तो इसमें जो ये साइन किसका है, किसका साइन है, अवग्रह का। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है कह धन अपि। ठीक है, आया समझ में। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो ड है, पर ये ड नहीं है, इसको हम अ के रूप में बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा अवग्रह का साइन है। ठीक है, आया समझ में। जब मैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझा रही थी तब भी दो शब्द ऐसे आए थे जिनमें अवग्रह का साइन लगा हुआ था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, तो मैं अभी बता रही हूँ। देखो वहां पहले लिखा हुआ था संतुष्टो अस्मि। ठीक है, ये है आपके बुक में, ध्यान से देखना आप लोग। जब आप लोग पाठ पढ़ रहे होंगे तब संतुष्टो अस्मि आया होगा। संतुष्टो अस्मि दो शब्दों से मिलकर बना है संतुष्टः धन अस्मि। ठीक है, अब देखो जो ये ओ की मात्रा है ना, ओ, ये क्या बन गया, हमारा विसर्ग बन गया। और जो ये एस है, ये आपको एस जैसा दिख रहा है ना, ये हमारा एस नहीं है, ये हमारा अवग्रह का साइन है। ठीक है, हम इसको कैसे बोलते हैं, अ के रूप में बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। जब हम संतुष्टो अस्मि की संधि विच्छेद करेंगे तब क्या बन जाएगा, संतुष्टः धन अस्मि। ठीक है, अब देखो एक और आया था शब्द एकोऽपि, एकोऽपि। ठीक है, इसकी भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, एकः धन अपि। ठीक है, देखो इसमें ओ की मात्रा हमारी क्या बन गई, विसर्ग लग गया, और जो ये हमारा क्या है, अवग्रह का जो चिन्ह है वो हमारा क्या हो गया, अ बन गया। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ये हमारा ड है, ये ड नहीं है, ये अवग्रह का चिन्ह है। ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे, अ के रूप में बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में। ये दो मैं आप लोगों को समझाना भूल गई थी जब मैं पाठ को समझा रही थी, इसी कारण से मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। अब देखो कोअपि, कोअपि का क्या बना, जब हम कोअपि की संधि विच्छेद करेंगे तब बनेगा कह धन अपि। ठीक है, को का हमारा बन गया विसर्ग, और जो ये अवग्रह का चिन्ह है हमारा क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखो ग में श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, इसका मतलब होता है श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। ठीक है, तो इसका उत्तर है श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्तया अकुर्वन्। इसका मतलब होता है श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति उसके माता और पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार किया। ठीक है, आया समझ में। हमारा प्रश्न था श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया, तो इसका उत्तर है श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति उसके माता और पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार किया। ठीक है, आया समझ में। अब घ में देखो सर्वदा कुत्र सुखम, इसका मतलब होता है हमेशा कहाँ सुख है, तो इसका उत्तर है सर्वदा स्वावलंबने सुखम। इसका मतलब होता है हमेशा स्वावलंबन में सुख है। स्वावलंबनम मतलब आत्मनिर्भर। ठीक है, हमेशा आत्मनिर्भर में सुख है। ठीक है, हमारा प्रश्न था हमेशा कहाँ सुख है, तो इसका उत्तर है हमेशा आत्मनिर्भर में सुख है। ठीक है, आया समझ में। अब अंग में देखो श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा
अगच्छत। इसका मतलब होता है श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तो इसका उत्तर है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 अगच्छत। इसका मतलब होता है श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे गया। ठीक है, हमारा प्रश्न था श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तो इसका उत्तर है श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे गया। ठीक है, आया समझ में। अब च में देखो, कृष्णमूर्ते है कति कर्मकराः सन्ति। इसका मतलब है कृष्णमूर्ति के कितने नौकर है। ठीक है, तो इसका उत्तर है कृष्णमूर्ते है अष्टौ कर्मकराः सन्ति। इसका मतलब होता है कृष्णमूर्ति के 8 नौकर है, मतलब कि 8 काम करने वाले हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या था, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर है। तो इसका उत्तर है कृष्णमूर्ति के 8 नौकर है। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न 2 में क्या करना था। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, चित्राणि गणित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। इसका मतलब होता है चित्रों को गिनकर उनके सामने संख्यावाचक शब्द लिखो। हमें ये चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को गिनकर हमें संख्यावाचक शब्द लिखना है। ठीक है, अब देखो इस चित्र में आप लोगों को क्या दिख रहा है। इस चित्र में घड़े दिख रहे हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इनको गिनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, अष्टादश। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे अष्टादश। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे बहुत सारे घड़े हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, घटानी। ठीक है, आया समझ में। एक घड़ा होता है उसको हम बोलेंगे घटम, बहुत सारे घड़े हैं इसी कारण से हम क्या बोलेंगे, घटानी। ठीक है, अष्टादश घटानी। ठीक है, आया समझ में। अब देखो इस चित्र में क्या दिख रहा है, बहुत सारे आम दिख रहे हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गिनेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 7 7 7 3 जा कितना होता है, 21। ठीक है, तो 21 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक विंशति ही। ठीक है, एक विंशति ही। और ये हमें क्या दिख रहा है, बहुत सारे आम दिख रहे हैं, तो हम आम को संस्कृत में बोलते हैं आम्राणी। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो इस चित्र में क्या दिख रहा है, इस चित्र में बहुत सारे बॉल दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 3 जा 15। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 15 को संस्कृत में पंचदश। ठीक है, और ये हमारी बहुत सारी क्या है, बॉल है, तो बॉल को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, कंदुकानी। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस चित्र में क्या दिख रहा है, इस चित्र में बहुत सारी मोमबत्तियां दिख रही है। ठीक है, अब हम इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 3 जा 36। ठीक है, तो 36 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, हम संस्कृत में बोलते हैं षट्त्रिंशत्। ठीक है, षट्त्रिंशत्। और ये हमें क्या दिख रही है, बहुत सारी मोमबत्तियां। मोमबत्तियां को हम संस्कृत में बोलते हैं सिक्थवर्तिकाणी। ठीक है,
षट्त्रिंशत् सिक्थवर्तिकाणि। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, इस चित्र में क्या दिख रहा है, बहुत सारी केचियां दिख रही है। ठीक है, तो अब हम इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 6 6 6 6 4 जा कितना होता है, 24। ठीक है, तो 24 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं चतुर्विंशति ही। ठीक है, और केचियां है ये बहुत सारी, तो हम इनको क्या बोलते हैं संस्कृत में, कर्तरिकाः। ठीक है, ठीक है। अब इस चित्र में क्या दिख रहा है, बहुत सारी पत्तियां दिख रही है। ठीक है, तो अब हम इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 3 जा कितना होता है, 33। ठीक है, तो 33 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं त्रयस्त्रिंशत्। ठीक है, और बहुत सारी पत्तियां हैं, तो बहुत सारी पत्तियां को हम संस्कृत में बोलते हैं पत्राणि। ठीक है, त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया था, इन चित्रों को गिनकर हमें क्या करना था, संख्यावाचक शब्द लिखना था। ठीक है, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 4 देखो, मंजुषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। इसका मतलब होता है, मंजूषा से अंकों के लिए पदों को चुनिए। ठीक है, हमें मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इन अंकों के लिए इन पद को चुनना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, 28 लिखा है। ठीक है, तो 28 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, हम संस्कृत में बोलते हैं अष्टाविंशति ही। ठीक है, अष्टाविंशति ही। ठीक है, अब 30। ठीक है, तो 30 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, हम बोलते हैं 30 को त्रिंशत्। ठीक है, इसके लिए आपको क्या याद होने चाहिए, आप लोगों को संख्यावाचक शब्द याद होने चाहिए, तब जाके तो आप प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 कर पाओगे। अब 27 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, हम बोलते हैं सप्तविंशति ही। ठीक है, सप्तविंशति ही। अब 31 को हम संस्कृत में बोलते हैं एक त्रिंशत्। ठीक है, एक त्रिंशत्। अब नेक्स्ट देखो, हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, 24 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, हमें क्या करना है, मंजूषा से देखना है। 24 को संस्कृत में बोलते हैं चतुर्विंशति ही। ठीक है, अब नेक्स्ट है 50 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर हम बोलते हैं पंचाशत्। ठीक है, पंचाशत्। अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है, 40 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर चत्वारिंशत्। ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया था, मंजूषा से अंकों के लिए पदों को चुनिए। हमें ये अंक दिए गए थे और हमें क्या करना था, इन मंजूषा से पद को चुनकर हमें यहाँ लिखना था। ठीक है, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। इसका मतलब होता है, चित्र को देखकर और मंजूषा से पदों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना करो। ठीक है, हमें क्या करना है,
इस चित्र को देखकर मंजूषा से पदों का प्रयोग करके हमें यहाँ पर वाक्यों की रचना करनी। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इन मंजूषा में जो पद दिए गए हैं हम उनका हिंदी मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम वाक्यों की रचना करते हैं। ठीक है, कृषकाः, इसका मतलब होता है बहुत सारे किसान। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, आप इनका हिंदी मतलब पेंसिल से लिख लो। कृषकौ, दो किसान, एते, ये सब, धान्यम, धान्य, एषः, यह, कृषकः, एक किसान, एतौ, ये दो, क्षेत्रम, खेत, कर्षति, जोतते हैं, कुरुतः, कर रहे हैं या फिर करते हैं, खनन कार्यम, खनन कार्य, रोपयंती, रोपते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, ये हमें 3 चित्र दिए गए हैं, एक चित्र ये दूसरा चित्र और ये तीसरा चित्र। ठीक है, ये इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, एक किसान दिख रहा है, तो हमारा क्या बनेगा वाक्य, एक वचन में बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कितने किसान दिख रहे हैं, एक दो किसान दिख रहे हैं, तो हमारा वाक्य द्विवचन में बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने किसान दिख रहे हैं, बहुत सारे। ठीक है, यानी 1 2 3, 2 से ज्यादा दिख रहे, तो हमारा क्या है, बहुवचन हुआ। ठीक है, तो बहुवचन में क्या बनेगा, हमारा वाक्य बनेगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इस चित्र को देखकर हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, किसान क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। ठीक है, तो अब हम मंजूषा से शब्दों का प्रयोग करके वाक्य की रचना करेंगे। ठीक है, देखो, एषः, एषः का मतलब होता है यह। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एषः। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, किसान, किसान को हम क्या बोलते हैं, कृषकः। ठीक है, कृषकः, एषः कृषकः। अब किसान क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्षेत्रम, क्षेत्रम मतलब खेत। ठीक है, क्षेत्रम, और कर्षति, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। इसका मतलब होता है यह किसान खेत जोत रहा है या फिर यह किसान खेत जोतता है। ठीक है, आया समझ में। ये वाला वाक्य हमारा क्या बना, पूरा एक वचन में बना। ठीक है, अब दूसरा चित्र देखो, इस दूसरे चित्र में हमें 2 किसान दिख रहे और 2 किसान क्या कर रहे हैं, खोदने का काम कर रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब 2 है तो हम क्या लिखेंगे, एतौ, एतौ। अब 2 किसान है तो 2 किसान को हम क्या बोलते हैं, कृषकौ, एतौ कृषकौ। क्या कर रहे हैं दोनों किसान, खनन कार्य कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, खनन कार्यम, खनन कार्यम कुरुतः। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। इसका मतलब होता है ये 2 किसान खनन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, इस चित्र में क्या दिख रहा है, हमें बहुत सारे किसान दिख रहे हैं और बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं, धान्य को रोप रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एते, एते मतलब ये सब, कृषकाः, कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। इसका मतलब होता है ये सब किसान धान्य को रोपित करते हैं, धान्य को रोपते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या था, चित्र को देखकर और मंजूषा से पदों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना करो। हमें क्या करना था, इन चित्रों को देखना था और मंजूषा से हमें
शब्दों का प्रयोग करना था और हमें वाक्यों की रचना करनी थी। ठीक है, इस चित्र में एक किसान काम कर रहा था तो हमने वाक्य एक वचन में लिखा। इस चित्र में दो किसान काम कर रहे थे तो हमने वाक्य को द्विवचन में लिखा। और इस चित्र में बहुत सारे किसान काम कर रहे थे। ठीक है, तो हमने वाक्य को क्या करा, बहुवचन में लिखा। ठीक है, आया समझ में? यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करते हो तो मुझे ऐसा लगता है मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है और आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। अधोलिखितानां समयवाचकान् अंकान् पदेषु लिखत। इसका मतलब होता है निम्नलिखित समयवाचक अंकों को पदों में लिखो। ठीक है, हमें ये समयवाचक अंक दिए गए हैं और हमें इनको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। मतलब कि हमें इनको संस्कृत के शब्दों में लिखना है। ठीक है, हम पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, संस्कृत में हम गिनती लिख लेते हैं। ठीक है, एक, द्वि, त्रि, चतुर या चतुः, पंच, षट या षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश और द्वादश। ठीक है, क्योंकि 1 से 12 तक हमारे घंटे होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर बजे, बजे को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वादनम। ठीक है, वादनम। और सवा, सवा को हम क्या बोलते हैं, हम सवा को बोलते हैं सपाद। और साढ़े, साढ़े को हम क्या बोलते हैं, सार्ध। और पौना, पौना को हम क्या बोलते हैं, पादोन। ठीक है, जैसे 1 बजे। ठीक है, तो 1 बजे को हम क्या लिखेंगे, एक वादनम। ठीक है, मैं आप लोगों को उदाहरण देकर समझाती हूँ। देखो अब देखो यहाँ पर कितने बजे हैं, 5 बजे, है ना। हम इसको ऐसा बोलते हैं 5 बजे। ठीक है, 5 बजे। ठीक है, तो 5 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं पंच। ठीक है, और बजे, बजे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, वादनम। ठीक है, अब यहाँ पर यदि 1 होता 1 बजे तो हम क्या लिखते, एक वादनम। यहाँ पर 2 होता तो द्विवादनम, 3 होता तो त्रिवादनम, 4 होता चतुर्वादनम, 5 होता पंचवादनम। ठीक है, ऐसे करते करते 12 होता तो द्वादशवादनम। ठीक है, आया समझ में? अब देखो एक और उदाहरण देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, 5:15 या फिर 5:15 बजे। ठीक है, ऐसा बोलते हैं 5:15 बजे। तो सवा को क्या बोलते हैं, सवा को हम बोलते हैं सपाद। ठीक है, 5 को क्या बोलते हैं, देखो यहां पर लिखा है पंच।
और बजे को क्या बोलते हैं? वादनम। सपाद पंचवादनम। ठीक है, 5:15 को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? सपाद पंचवादनम। ठीक है, एक और उदाहरण देखो। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? 5:30 या फिर 5:30 ठीक है। साढ़े को हम क्या बोलते हैं? सार्ध। ठीक है, सार्ध। 5 को हम क्या बोलते हैं? पंच। और बजे को हम बोलते हैं वादनम। सार्ध पंच वादनम। ठीक है, आया समझ में? एक और उदाहरण देखो। इसको हम क्या बोलते हैं? 5:45। ठीक है, 5:45 को हम और क्या बोलते हैं? 5:45। ठीक है, पौने को हम क्या बोलते हैं? पादोन। 6 को हम क्या बोलते हैं? शट। और बजे को हम बोलते हैं वादनम। पादोन शट वादनम। ठीक है, अब देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर लिखा है 5:45, तो आप ऐसा मत लिख देना पादोन पंचवादनम, वो हमारा गलत हो जाएगा। आप इसको कैसे बोलना? 5:45। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जगह 6:45 होता तो हम क्या बोलते हैं? 6:45। ठीक है, आया समझ में? आप इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक उदाहरण देकर समझाया। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। हमें एक उदाहरण दिया गया था 10:30। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 10:30 बजे। ठीक है, साढ़े को हम क्या बोलते हैं? सार्ध। 10 को हम बोलते हैं दश। बजे को हम बोलते हैं वादनम। ठीक है, देखो आप लोगों की बुक में यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वहां पर द्वादश लिखा है। ठीक है, वो हमारा गलत है। आप लोग द्वादश को काटकर उसको दश कर देना। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा है? 7 बजे। ठीक है, तो 7 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? सप्त। ठीक है, सप्त। और बजे को हम बोलते हैं वादना। सप्तवादना। ये क्या लिखा है? 2:30। ठीक है, हम इसको बोलते हैं 2:30 बजे। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं 2:30, पर अब हमें उसको संस्कृत में लिखना है। इसी कारण से मैंने क्या बोला? इसको हम क्या बोलते हैं? 2:30 बजे। ठीक है, साढ़े को हम क्या बोलते हैं? सार्ध। ठीक है, सार्ध। 2 को बोलते हैं द्वि। और बजे को बोलते हैं हम वादनम। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं? 11 बजे। ठीक है, 11 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? एकादश। ठीक है, एकादश। और बजे को हम बोलते हैं वादनम। ठीक है, ये क्या लिखा है? 4:30 बजे। ठीक है, 4:30। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? 4:30 बजे। ठीक है, साढ़े को क्या बोलते हैं? सार्ध। 4 को हम क्या बोलते हैं? चतुर। और बजे को हम बोलते हैं वादनम। ठीक है, सॉरी, सार्ध चतुर्वादनम। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है 1:30। ठीक है, हम इसको बोलेंगे 1:30 बजे। साढ़े को हम बोलते हैं सार्ध। 1 को हम बोलते हैं 1। और बजे को हम बोलते हैं वादनम। सार्ध 1 वादनम। अब यहाँ पर हमें दिया गया है 5 बजे।
तो 5 को हम क्या बोलते हैं? पंच। और बजे को हम बोलते हैं वादनम, पंचवादनम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 3:30। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे 3:30 बजे। ठीक है, साढ़े को हम बोलते हैं सार्ध। ठीक है, 3 को हम बोलते हैं त्रि, और बजे को हम बोलते हैं वादनम, सार्ध त्रिवादनम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 9 बजे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 9 को हम बोलते हैं नव, 9 बजे को हम बोलते हैं वादनम, नववादनम। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 12:30। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? 12:30 बजे। ठीक है, साढ़े को हम बोलते हैं सार्ध, 12 को हम बोलते हैं द्वादश, द्वादश बजे को हम बोलते हैं वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है? 8 बजे। ठीक है, तो 8 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? अष्ट। ठीक है, अष्ट। और बजे को हम बोलते हैं वादनम। ठीक है, अष्टवादनम। अब यहां पर देखो, 7:30। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 7:30 बजे। साढ़े को हम बोलते हैं सार्ध, 7 को हम बोलते हैं सप्त, और बजे को हम बोलते हैं वादनम, सार्ध सप्तवादनम। ठीक है। अब देखो यहां पर चतुर और चतुहु। ठीक है, ये हमें दो शब्द है, इनमें संधि हुई है, इस कारण से ऐसा लिखा है। ठीक है, हम इसको चतुर भी लिख सकते हैं और चतुह भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर षट भी लिख सकते हैं और षड भी लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया था, निम्नलिखित समयवाचक अंकों को पदों में लिखो। ठीक है, हमें क्या दिया गया था? ये समयवाचक अंक दिए गए थे और हमें इनको किस में लिखना था? पदों में लिखना था, और वो भी किस में? संस्कृत में लिखना था। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? प्रश्न नंबर 6, सॉरी यहाँ पर हलंत आएगा, मैं हलंत लगाना भूल गई थी। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देखो, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है मंजुषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, हमें मंजुषा में पद दिए गए हैं, हमें इन पदों को चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? इनका मतलब समझ लेते हैं। षड, षड का मतलब होता है 6, मतलब 6। त्रिंशत मतलब 30, एक त्रिंशत मतलब 31, 31। द्वौ मतलब 2, 2। द्वादश मतलब 12, 12। अष्टाविंशति ही मतलब 28, 28। ठीक है। अब देखो क में ऋतवः भवन्ति, इसका मतलब होता है ऋतुएं होती है। कितनी ऋतुएं होती है? 6 ऋतुएं होती है ना? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे षड। ठीक है, षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती है। ठीक है। अब ख में देखो, मासाः भवन्ति, महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, है ना? यहाँ पर लिखा है द्वादश। ठीक है, द्वादश का मतलब होता है 12, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? द्वादश, मतलब महीने 12 होते हैं। ठीक है। अब ग में देखो, एकस्मिन् मासे अथवा दिवसाः भवन्ति, इसका मतलब होता है एक महीने में, एक महीने में कितने दिन होते हैं हमारे? 30 और 31 दिन होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिंशत, त्रिंशत और एक त्रिंशत। ठीक है,
1/63। इसका मतलब होता है एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। ठीक है, अब घ में देखो, फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति। इसका मतलब होता है फरवरी महीने में सामान्यतः दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं फरवरी महीने में? 28 दिन होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? अष्टाविंशतिः। अष्टाविंशतिः। ठीक है, फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। ठीक है, अब लास्ट अंग में देखो, मम शरीरे हस्तौ स्तः। इसका मतलब होता है मेरे शरीर में हाथ है। कितने हाथ है? 2 हाथ है। हम लोगों के शरीर में 2 हाथ होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? द्वौ। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मतलब मेरे शरीर में 2 हाथ है। ठीक है, आया समझ में? प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया था मंजूषा से इन पदों को चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को प्रश्न नंबर 7? इस प्रकार हमारा तृतीय पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। और आप लोगों को इस पाठ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।